हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास तक हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया था कि बेसिकली चार टाइप की सिस्टम्स हैं हमारे पास में: एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। जिसमें से एमकेएस सिस्टम जो है वो जनरली इंडिया में चलता है। सीजीएस सिस्टम को गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है। एफपीएस सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम है। और इन सब के अलावा एक एसआई सिस्टम है जिसको हम कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम। ये इंटरनेशनली हर मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह वैलिड है। ठीक है। तो अब इसी को थोड़ा सा और आगे डिटेल में समझते हैं। अब एसआई का मतलब क्या होता है? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो लिखी है, इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। मीन्स ये फ्रेंच वर्ड है, समझ लो। एसआई को उसी को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इसी ने अपने लैंग्वेज में लिखा है। सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनाइट, समझ लो अपने हिसाब से। बस इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब ये कह रहा है इट इज दिस इट सिस्टम इट्स द सिस्टम दैट इज फॉलोड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ऑब्वियसली अभी बताया मैंने, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको फॉलो करती है। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये एमके सिस्टम के अंदर जो हमने मास लेंथ और टाइम के जो एम एल टीज के मास लेंथ और टाइम की जो सॉरी यूनिट्स जो इसके अंदर यूज़ करते हैं, उनके एडिशन में चार और क्वांटिटीज़ जो हैं उन्हें भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। वो चार क्वांटिटीज़ कौन सी थी? वो सभी बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो थी उनको भी हमने इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली आया कब? ये एसआई सिस्टम जनरेट कब हुआ? ये 1971 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेज एंड मेजर्स की। तो ये उसके अंदर जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो साइंटिस्ट वगैरह अपनी मीटिंग करते हैं, तो उनके उन्होंने ये सब अपना प्रस्ताव रखा होगा। उस टाइम पे इन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम की ओके। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं जो हमने जो फंडामेंटल यूनिट्स ली थी और जिनको हम एसआई सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो एसआई सिस्टम में इंक्लूड करने पर इंटरनेशनल लेवल पे उनको मतलब वैलिडिटी देने के लिए वो क्या करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ को मान करके उसको यूनिट बनाते हैं ताकि वो यूनिवर्सली हर जगह उसकी वैलिडिटी रहे। अब जैसे सपोज करिए मीटर है, तो 1 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको उसके लिए क्या यूनिट बनाया गया? तो उसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि जो लाइट की स्पीड है, वो लाइट की स्पीड कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ है, या फिर ये है इसकी लाइट की स्पीड 299, 792 एंड 458। ठीक है, 299, 792, 458। इतना मीटर पर सेकेंड ये लाइट की स्पीड है। तो ये कह रहा है कि लाइट की स्पीड 1 अपॉन लाइट जो 1/299, 792, 458 सेकेंड में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, वो डिस्टेंस क्या है? वो 1 मीटर है। हमने हमें अप्रोक्सीमेटली पता है इसको। लमसम समझने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे स्पीड कितनी है, अ, एक हाँ, लाइट की स्पीड कितनी है? लाइट की स्पीड हमने बताई 3 × 10⁸ है, मीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकंड में ये 3 × 10⁸ मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यहीं से अगर मुझे 1 मीटर की डेफिनेशन फाइंड आउट करनी हो, तो मैं कहूँगा कि अगर लाइट अपनी स्पीड से 1/3 × 10⁸ 8 सेकेंड में, लाइट की स्पीड को मैं लिख देता हूँ सी से। ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर लाइट अपनी स्पीड से चल रही है और वो 1 सेकेंड के 1/3 × 10⁸ पार्ट में जितनी डिस्टेंस को कवर करेगा, वो कह रहा है वो डिस्टेंस होगी 1 मीटर की। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे मैंने लमसम लिया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है 3 × 10⁸। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर दी गई है 299, 792, 458। ये कह रहा है कि 1/3 × 10⁸ सेकेंड की जगह मैं ले लूँगा 1/299, 792, 458 सेकेंड। तो ये कह रहा है कि 1 सेकेंड के इतने इंटरवल में लाइट अपनी स्पीड से जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम कहेंगे वो है 1 मीटर। नेक्स्ट आता है सेकेंड। टाइम की यूनिट है सेकेंड। तो 1 सेकेंड कितना है?
तो 1 सेकंड को मेज़र करने के लिए इन्होंने क्या किया है, ये इनडायरेक्ट मेथड से इन्होंने मेज़र किया है कि सीजियम का जो एटम होता है, तो सीजियम 133 का जो एटम है वो जितने टाइम में 9 192 631 770 इतनी दफ़ा जब ये वाइब्रेट करता है, जितने टाइम के अंदर सीजियम 133 का जो एटम है वो जितने टाइम में ये 9 1 9 2 631 770, ये क्या हो गया, ये कह रहा है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो ये कह रहा है कि सीजियम 133 एटम 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार, जितनी इतनी बार वाइब्रेट करने में जितना टाइम लेता है वो 1 सेकंड का टाइम है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से ये सीजियम 133 के एटम की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हमें क्या दे रखा है ये सीजियम सीजियम 133 के फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये कह रहा है कि इतनी फ्रीक्वेंसी है, इतने 1 सेकंड के अंदर ये इतनी दफ़ा वाइब्रेट कर लेता है। तो इसी को सेकंड के लिए इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए इन्होंने इसी को उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में इसका डेफिनेशन दे दिया, कि कह रहा है कि अगर 1 सेकंड बराबर इतने टाइम पीरियड्स ऑफ पर्टिकुलर फ्रॉम सीजियम 133 एटम, इतनी दफ़ा वाइब्रेट करेगा जितने टाइम के अंदर, वो टाइम होगा 1 सेकंड का। किलोग्राम, किलोग्राम की डेफिनेशन दो तरीके से दे सकते हैं। या तो कह रहा है कि 1 लीटर वॉल्यूम वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पर जो मास होगा वो मास है 1 kg। क्या कहा इन्होंने, या तो आप 4 डिग्री सेल्सियस पर इसको वेट वेइंग करना है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के 1 लीटर का वॉल्यूम, तो वो आता है या तो 1 kg, या फिर दूसरे दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, the kilogram is equal to the mass of international prototype of the kilogram a platinum iridium alloy cylinder। अब ये इन्होंने क्या किया है कि जो ब्यूरो ऑफ वेज एंड मेजर्स है, ये ब्यूरो ऑफ वेज और मेजर्स ये जो है पेरिस के अंदर है, फ्रांस में पेरिस में है। तो ये कह रहा है कि जो ब्यूरो ऑफ वेज एंड मेजर्स, जो एक टाइप से म्यूजियम टाइप से ये, तो उस म्यूजियम में एक सिलेंडर टाइप से रखा हुआ है, प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ, प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय है, उसका एक सिलेंडर रखा हुआ है। उस सिलेंडर की खासियत क्या है कि उसका जो डायामीटर है और उसकी जो हाइट है वो दोनों सेम है, जितना डायामीटर है उतना ही हाइट है, जितना हाइट है उतना ही उसका डायामीटर है। तो ये कह रहा है कि उसका जितना मास है ना, वो मास है 1 kg के बराबर का। तो इन्होंने भी एक स्टैंडर्ड ले लिया कि आपको अगर 1 kg मास को अगर मेजर करना है तो आप उसको किसके रेस्पेक्ट में चेक करेंगे, हमें चेक करना पड़ेगा उस प्लेटिनम इरिडियम अलॉय के सिलेंडर से, उसके रेस्पेक्ट में हम इसको चेक करके देखेंगे कि बाकी सारी चीज़ें कितनी भारी या हल्की हैं। ठीक है, दो डेफिनेशन आ गई इसके अंदर। तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम की डेफिनेशंस हैं, ये कहीं कहीं किसी किसी चीज़ की अलग अलग डेफिनेशंस भी दी हुई हैं। मीटर जो है, मीटर 1 मीटर की जो डिस्टेंस है, इसको भी अलग अलग तरीके से दिया हुआ। 1 सेकेंड जो है उसको भी डिफाइन किया गया है, लेकिन जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सब अप्रूव्ड हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एम्पियर। एम्पियर, 1 एम्पियर का जो करंट है वो पूछ रहा है कि वो कितना अमाउंट का करंट होता है। तो ये कह रहा है कि अगर सपोज करो हमारे पास में दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं, ठीक है, इस टाइप से मान लो कि हमारे पास में दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इन दोनों पैरेलल वायर्स के बीच में हमने कह दिया कि 1 मीटर की डिस्टेंस है। कितनी, 1 मीटर। 1 मीटर की डिस्टेंस पर हमने क्या किया, 1 मीटर की डिस्टेंस पर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स को, स्ट्रेट वायर्स को हमने ऐसे प्लेस किया हुआ है। अब ये कह रहा है कि जब आपने प्लेस तो कर दिया, इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहे हैं एक साथ, तो अगर उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर अगर लगेगा, ठीक है, उसने क्या कहा कि अगर उनके बीच में लगने वाला फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है, तो दोनों वायर्स में से पास होने वाले करंट का अमाउंट है 1 एम्पियर। वापिस से समझ लो, इसने क्या कहा, हमने ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स ले रखे हैं,
सेम क्रॉस सेक्शन के लेने, सेम मटेरियल के, सेम लेंथ तो इनफाइनाइट कह दी हमने, लेकिन इन दोनों का हमने रख दिया 1 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर। तो 1 मीटर की डिस्टेंस पर अब हम कह रहे हैं कि इनमें से करंट को फ्लो करो, सेम करंट का अमाउंट जो है फ्लो करना है। फ्लो करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे, कितने अमाउंट का फोर्स चाहिए हमें, ये कह रहा है कि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। पर मीटर का मतलब क्या हो गया, ये हर मीटर की लेंथ पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगाना है। हर मीटर की लेंथ पर, यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर की जो डिस्टेंस होगी, उस मीटर 1 मीटर की डिस्टेंस पे उसको फोर्स कितना फील हो रहा है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का उसको फोर्स फील हो रहा है। तब ये कहेगा कि जो दोनों वायर्स हैं इनमें से पास होने वाले करंट का अमाउंट है 1 एम्पियर। आ गई बात समझ में? जल्दी से एक बार फिर समझ लेते हैं इसको क्या कह रहा है। दो स्ट्रेट पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स को 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखने पर और सेम टाइम पर सेम अमाउंट का करंट फ्लो करने पर, अगर पर मीटर पे, पर यूनिट मीटर पे, पर यूनिट लेंथ पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स फील होता है, तो दोनों वायर्स में से पास होने वाले करंट 1 एम्पियर के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं केल्विन। तो हमें पता है कि केल्विन स्केल जो देखा है हमने, ये क्या है, बेसिकली ट्रिपल पॉइंट जो होता है वाटर का ट्रिपल पॉइंट, उसकी वैल्यू होती है 273.16। तो ये कह रहा है कि 1/273.16 का जो स्केल होगा वो 1 केल्विन के बराबर होगा। वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में इसकी वैल्यू होती है 273.16 केल्विन। तो 1 केल्विन को मेजर करने के लिए इसने क्या क्या स्केल लिया है, कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल का 1/273.16 पार्ट जो है 1 केल्विन के बराबर है। नेक्स्ट आता है मोल। मोल क्या चीज़ है, हमने कहा था कि ये अमाउंट ऑफ मैटर है। अमाउंट ऑफ मैटर को मेजर करने का, ये मेजर करने की यूनिट है। तो ये मेजर करने के लिए हमने लिया है कार्बन 12 का एटम, ठीक है, आइसोटोप लिया है कार्बन 12 का। तो ये कह रहा है कि कार्बन 12 के आइसोटोप में 12 ग्राम लेना है। कितना लेना है, 12 ग्राम। और उस 12 ग्राम के कार्बन 12 के आइसोटोप के अंदर हमें काउंट करने हैं कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। जितने भी नंबर ऑफ एटम्स उस कार्बन 12 में पाए जाएंगे वो कहता है वो 1 मोल है। और ये 1 मोल की वैल्यू बाकी सभी के लिए, सभी कंडीशन, सभी जगह पर सेम होगी। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर सॉरी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, है ना। तो ये कह रहा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर, 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कह रहा है वो भी 1 मोल के बराबर होंगे। तो 1 मोल के अंदर कितने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स कितने होते हैं, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। Na से लिखते हैं इसको, हमने पहले भी बताया था। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23, यह एवोगाड्रो नंबर है। तो इतने नंबर के मॉलिक्यूल्स जो हैं या एटम्स जो हैं वो 1 मोल के अंदर पाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है कैंडेला। कैंडेला हमने बताया था कि ये ल्यूमिन इंटेंसिटी होती है, ल्यूमिन इंटेंसिटी की यूनिट होती है, ठीक है। तो इसको बस अभी यहाँ पे कंसेप्ट आएगा ब्लैक बॉडी का। ब्लैक बॉडी क्या चीज़ है उसको हम बाद में समझेंगे, आगे की जो यूनिट्स आएंगी उसके अंदर ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट समझा जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो अपने अंदर से अमाउंट ऑफ रेडिएशन, मतलब जितना उसको गर्म करेंगे तो वो क्या करेगी, अपने अंदर से एनर्जी को सिर्फ रेडिएशन की फॉर्म में एमिट करती है, और सारी की सारी एनर्जी को वो एमिट भी कर सकती है, और उसके ऊपर पड़ने वाली जितना भी रेडिएशन है उन सभी रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब भी कर सकती है, ठीक है। ब्लैक बॉडी होती है, जैसे सन है, सन को हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। सन अपने अंदर से एनर्जी को एमिट भी कर रहा है, और उसकी तरफ आप कुछ एनर्जी थ्रो करोगे तो उसको एब्जॉर्ब भी कर लेगा, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके तो अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए सरफेस ऑफ 1/6 लाख मीटर स्क्वायर
of a black body at the temperature of freezing point under a pressure of दिस ये 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर। तो अर्थ का ऊपर लगने वाला जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो है या 1 atm सिंपली उसको हम कह सकते हैं, 1 बार भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसी ब्लैक बॉडी को फ्रीजिंग पॉइंट पर रखा गया। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट पर रखने पर उसकी सरफेस एरिया है उसका 1/6 लाख मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कितना पार्ट लेना, 1/6 लाख। ठीक है, तो इतने सरफेस एरिया से जो निकलने वाली उसकी रोशनी होगी ना, उस रोशनी को हम कहेंगे 1 कैंडेला। थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि अभी समझने में यही नहीं आ रहा होगा कि ब्लैक बॉडी क्या है, उसकी एरिया सरफेस एरिया कैसा होगा। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक लेना चाहता हूँ तो ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे सन है, सन का सरफेस एरिया जो भी मान लो। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि सन को सूरज को ठंडा करो, कहाँ तक ठंडा करना है, फ्रीजिंग पॉइंट तक। और किस प्रेशर पे लेना है उसको, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो कह रहा है कि जब वो उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लाकर ठंडा करेंगे तो उस सूरज की सन की सरफेस एरिया में कितना सरफेस एरिया लेना है, 1/6 लाख मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर नहीं लेना, 1 मीटर स्क्वायर का 1/6 लाख पार्ट लेना है। उस पार्ट में से जितनी रोशनी परपेंडिकुलरली निकल रही होगी उस सरफेस के, वो रोशनी होगी 1 कैंडेला के बराबर। नेक्स्ट आता है रेडियन एंड स्टेरेडियन। अब ये जो दो चीजें हैं, ये रेडियन और स्टेरेडियन क्या चीज़ है, इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। इसको आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो हमने क्या कहा कि जो रेडियन और स्टेरेडियन है, ये क्या है बेसिकली आपकी जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल्स की यूनिट होती हैं। इनको हमने नहीं पढ़ा था, अभी इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या चीज़ है ये। तो 7 यूनिट्स को तो हमने यहाँ पे देखो 7 यूनिट्स ये, तो इनको तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं, अमाउंट ऑफ मैटर और ये सब। अब प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है उसको समझते हैं, फिर उसके बाद में रेडियन और स्टेरेडियन को समझेंगे। तो प्लेन एंगल क्या चीज़ है, प्लेन एंगल कहता है इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ds टू द रेडियस। सिंपली क्या चीज़ है ये, रेशियो है। ओके, जैसे सपोज करिए हमारे पास में क्या है, ये एक आर्क लिया हुआ है। इस आर्क में ये यहाँ पर हमने रेडियस आर लिया है, ये भी रेडियस आर है। अब ये वाला ये जो लेंथ है, ये लेंथ ऑफ आर आर्क है। लेंथ जो ये जो है ये आर्क है, और इसकी लेंथ ds जो है, ये ds है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो सिंपली एंगल जो है प्लेन एंगल कैसे मेजर करते हैं, ये इसके इन दोनों के बीच का ये जो आर्क जो अपने सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करता है वो उसको हम मेजर करते हैं रेडियन के अंदर। और इसकी वैल्यू कैसे आती है, ये वैल्यू की निकालते हैं, ये ds यानी कि लेंथ ऑफ आर्क को डिवाइड कर देना है इसकी रेडियस से। लेंथ ऑफ आर्क को डिवाइड कर देना है इसकी रेडियस से। हमने पहले 10th क्लास में या 9th क्लास में ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस, है ना। ये सेम फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है। तो प्लेन एंगल जो होता है, प्लेन एंगल क्या चीज़ है, कोई भी दो डायरेक्शन के बीच का जो एंगल सबटेंड होता है वो सब एंगल जो है वो प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल प्लेन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक प्लेन में बना होता है। प्लेन का मतलब हो गया 2 डायमेंशन के अंदर। तो ये जो एंगल बन रहा है ये 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल नहीं है, ये 2 डायमेंशनल है। और इस 2 डायमेंशन एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन के अंदर। इसकी एसआई यूनिट है रेडियन। ठीक है, अब 1 रेडियन की अगर हमें डेफिनेशन देनी हो तो वो कैसे देंगे, तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन के लिए इसको मिटा देते हैं एक बार। ओके, तो अब मुझे एंगल क्या निकालना है, 1 रेडियन का। रेडियन को डिनोट करने के लिए ऊपर में इस टाइप से छोटा सा सी जैसा बना दिया जाता है। ठीक है, अब ये 1 रेडियन की डेफिनेशन पूछ रहा है कि 1 रेडियन कितना होगा, क्या होगा। तो ये कह रहा है कि सपोज करिए कि हमारे पास में कोई सर्कुलर आर्क है
और ये सर्कुलर आर्क की जो लेंथ है, ये लेंथ उसी सर्कल की रेडियस के बराबर है इसी सर्कल की रेडियस के बराबर है। तो हमने क्या मान लिया, ये कोई सर्कल का आर रेडियस के सर्कल का आर्क है, ठीक है। और इस आर्क की लेंथ भी कितनी है, वो लेंथ भी उसकी उसी सर्कल की रेडियस के बराबर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज करो मैंने ये एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर है ये सेंटर पॉइंट। अब ये कह रहा है कि ये सेंटर पॉइंट ये है, इसकी रेडियस आर, और ये है इसकी रेडियस, ये भी है इसकी रेडियस आर। अब ये इनके बीच का जो एंगल है वो 1 रेडियन कब बनेगा, वो 1 रेडियन तब बनेगा जब ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये भी आर के बराबर हो जाएगी। क्लियर है। तो जब लेंथ ऑफ आर्क आर्क के रेडियस के बराबर हो जाएगी तो सबटेंडेड एंगल की वैल्यू 1 रेडियन होगी। वापिस से सुन लो, जब लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू रेडियस ऑफ आर्क के बराबर होगी तो सबटेंडेड एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या चीज है, सॉलिड एंगल ये 3D शेप में बनता है, 3 डायमेंशनल में बनता है, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन में सॉलिड एंगल बन रहा है, तो इसको जैसे जैसे हमने यहाँ पर इसको एक प्लेन में लिया था, 2 डायमेंशन में लिया था, इसको हम कहेंगे कि ये 3 डायमेंशनल चीज है, ये 3D में आएगा। ये 2D में था, हम कहेंगे ये है 3D के अंदर, ठीक है। तो 3D के अंदर एरिया नहीं रह उसकी लेंथ नहीं रह जाती, अब उसके अंदर आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम भी इसका दिया हुआ है, ये सपोज करो ये हमारे पास में एक स्फेयर है, ये एक पूरा स्फेयर बना हुआ है इस टाइप से। अब ये कह रहा है कि इस स्फेयर में से हमने ऊपर का ये जो एरिया ब्लू कलर का जो शेडेड एरिया दिखा रखा है, ब्लू कलर का जो एरिया दिखा रखा है ये वाला, ये एरिया इसके सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल जो है वो सबटेंड कर रहा है, वो एंगल जो है कहलाता है इसका सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये है सॉलिड एंगल को, ये डी ओमेगा या फिर ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन सॉलिड एंगल की फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या कहेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्टेड एरिया डी ए ऑफ द स्फेरिकल सरफेस डिस्क्राइब्ड अबाउट द एपेक्स या सेंटर ओ एज द सेंटर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। क्या कहा हमने कि इसका जो एरिया होगा, ये एरिया ब्लू कलर वाला जो था शेडेड एरिया था, ये शेडेड एरिया इसके सेंटर पर या एपेक्स पर, सेंटर पर जितना एरिया इसने जितना भी एरिया बनाया था उस एरिया को डिवाइड कर देना है यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस थी उसके स्क्वायर से। ठीक है। इसको यहाँ पे एक अलग तरीके से थोड़ा समझाया हुआ है, इसको भी देख लीजिए जल्दी से। ये क्या है, ये एक तरीके से ये जो एरिया हमने लिया हुआ है, ये जो शेडेड एरिया में दिखा रहा हूँ, हाईलाइटेड एरिया जो है, ये एरिया, ये कह रहा है कि ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये अपने सेंटर पर, सेंटर ओ पर कोई ना कोई एरिया बना रहा है ना, तो ये सबटेंडेड एरिया जितना बनाएगा उसको उसकी जो रेडियस है रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो जो चीज़ आएगी वो आएगी सॉलिड एंगल। क्लियर है। इसको मेजर किया जाता है स्टेरेडियन में, इसको डिनोट करते हैं एस आर से या सिंपली ओमेगा से, ठीक है। अब एक स्टेरेडियन की वैल्यू कितनी होगी, 1 एस आर, 1 स्टेरेडियन की वैल्यू कितनी होगी। तो ये कह रहा है कि अगर ये वाला जो एरिया है ये 1 मीटर स्क्वायर का होता और ये जो रेडियस है ये भी 1 मीटर होती, तो हम क्या कहते हैं, 1 स्टेरेडियन इक्वल टू ऊपर का जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस 1 मीटर का, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो
1 स्टेयर रेडियन के बराबर होगी। क्या कहा हमने, ये जो शेडेड एरिया था, ये जो शेडेड एरिया था, ये शेडेड एरिया 1 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए, और ये सेंटर पर जितना भी एंगल, जितनी डिस्टेंस पे जाके ये सेंटर एपेक्स बना रहा है, वो एपेक्स का डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए। उसका स्क्वायर जब हम करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो वो 1 स्टेयर रेडियन के बराबर होगा। यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, डी ओमेगा इज टू डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या सिंपली एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने आज एसआई यूनिट्स क्या चीज़ है, कौन कौन सी हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, साथ साथ में सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने आज इतना पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ लेंथ मेजरमेंट वगैरह, ये सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।